नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज से हम महात्मा बुद्ध जी की जीवन लीलाओं पर कुछ अध्यायों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें उनकी कुछ जीवन लीलाएं वर्णित हैं। शुरू करते हैं आज के पहले अध्याय से, जिसका शीर्षक है विचरते विचरते यात्रा। हरितवास वृक्ष के नीचे युवा भिक्खु स्वास्थ्य पालथी मारे बैठा था और अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वो वेणुवन विहार में 1 घंटे से ज़्यादा समय से ध्यान साधना कर रहा था, जबकि अन्य सैकड़ों भिक्खु बांस के वृक्षों के नीचे अपनी फूस की कुटियाओं में बैठे साधना कर रहे थे। महान गुरु गौतम, जिन्हें लोग प्रेम और श्रद्धावश बुद्ध कहते हैं, इस विहार में 400 भिक्खु शिष्यों के साथ निवास करते थे। यद्यपि यहाँ निवासियों की संख्या अधिक थी, लेकिन वातावरण बहुत शांत था। विहार का क्षेत्रफल 40 एकड़ था और यहाँ वास की अलग अलग जाति प्रजातियों के वृक्ष लगे थे, जो मगध राज्य से जगह जगह से लाकर यहाँ लगाए गए थे। ये विहार मगध की राजधानी राजगृह से इतनी सी दूर था कि यहाँ 30 मिनट में पहुँचा जा सकता था। 7 साल पहले राजा बिंबिसार ने यह विहार बुद्ध और संघ को दान में दिया था। स्वास्थी ने अपनी आंखें मली और मुस्कुराया। उसकी टांगें अब भी मुड़ी थी, जिन्हें उसने धीरे धीरे खोला। इस 21 वर्षीय युवा को माँ ने सारिपुत्र ने, जो बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य थे, 3 दिन पहले ही प्रवृज्या दी थी। प्रवृज्या समारोह के समय स्वास्थी के सघन सुनहरे बाल उस्तरे से मोड़ दिए गए थे। बुद्ध के भिक्खु समुदाय यानी संघ का अंग बनकर स्वास्थी अत्यधिक प्रसन्न था। बहुत से भिक्खु उच्च घरानों में जन्मे हुए व्यक्ति थे, यथा बुद्ध के भाई नद, देवदत्त, अनिरुद्ध और आनंद। यद्यपि अभी स्वास्थी का इनके साथ परिचय नहीं कराया गया था। स्वास्थी ने इन्हें दूर से ही देखा भर था। अधिक प्रयोग में बद्रग हुए जीवर धारण किए हुए होने पर भी इनका आभिजात्य निश्चित रूप से झलकता था। ऐसे ऊंचे घरानों के लोगों का मित्र बनने में तो मुझे अभी पर्याप्त समय लगेगा, ऐसा स्वास्थी ने सोचा। लेकिन राजा के पुत्र होने के बावजूद उसे स्वयं बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था। स्वास्थी अस्पृश्य था, जो उस समय भारत की जनता में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे वर्ण के लोगों से भी नीच जाति समझी जाती थी। पिछले 10 सालों से वो भैंसों का चरवाहा था और भैंसों की देखभाल करता था, लेकिन अब 2 सप्ताह से वह अभी वर्णों के भिक्खुओं के साथ रह रहा था और ध्यान साधना कर रहा था। हर कोई उसके प्रति कृपा भाव प्रदर्शित करता, उसको नमन करता, लेकिन वो खुद अभी तक सहज नहीं हो पा रहा था। उसे आशंका थी कि उसे पूर्णतया सहज होने में अभी वर्षों लग जाएंगे। जैसे ही उसके मन में राहुल का विचार आया, आंतरिक उल्लास से परिपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बुद्ध के पुत्र राहुल की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी और वह 10 वर्ष की आयु से ही श्रामणेर के रूप में संघ में रह रहा था। 2 सप्ताहों में ही राहुल और स्वास्थी ने गहरी मित्रता कर ली थी। राहुल ने ही स्वास्थी को सिखाया था कि ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करना है। राहुल हालांकि अभी प्रव्रजित भिक्खु नहीं था, लेकिन उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। प्रवज्ञा प्राप्त करने के लिए अभी उसे तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक उसकी आयु 20 वर्ष की नहीं हो जाती। स्वास्थी को 2 सप्ताह पहले के दिनों का स्मरण हो आया, जब गया के पास स्थित उसके वेला ग्राम में बुद्ध पहुँचे थे और उसे भिक्खु बनने के लिए बुलाया था। जब बुद्ध उसके घर पर पहुँचे तो स्वास्थी अपने छोटे भाई रूपक के साथ भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था। उसकी 2 बहनें भैंसों को न चराते हुए घर में थीं। बुद्ध को देखने की इच्छा के कारण उनको जब उसने देखा तो वो तुरंत ही उन्हें पहचान गई। वह स्वास्थी को दृढ़ने के लिए
यानी उसको दृढ़ करने के लिए बुद्ध के दर्शन हेतु बाहर की ओर ही झपटी थी कि बुद्ध ने उससे कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे साथ संघ के भिक्षु, जिनमें राहुल भी था, नदी तट तक चल ले जाएंगे और उसके भाई को खोज लेंगे। तीसरे पहर वे लोग नैरंजना नदी के तट पर आए, जहाँ स्वास्ति और रूपक भैंसों को रगड़ रगड़ कर नहला रहा था। बुद्ध को देखते ही दोनों युवक पानी में से निकलकर दौड़ते हुए नदी तट तक आए और करबद्ध प्रणाम करके उनके समक्ष प्रणत हुए। स्वास्ति और उसके भाई को देखकर बुद्ध ने सस्नेह मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम इतने बड़े हो गए। स्वास्ति अवाक था। बुद्ध का शांत मुखमंडल, उनकी स्नेहपूर्ण उदार मुस्कान और उनकी मर्म भेदनी तेजोमय दृष्टि देखकर स्वास्ति की आंखें छलछला आईं। बुद्ध गैरिक चीवर धारण किए हुए थे, जिस पर धान के खेत की डिज़ाइन बनाते हुए कपड़े सिले हुए थे। वह अब भी नंगे पैर ही थे, जैसे कि आज से 10 बरस पहले, जब वह उसे इसी स्थान के आसपास मिले थे। 10 वर्ष पहले इसी नैरजना नदी और बोधि वृक्ष के नीचे उसने घंटों बुद्ध के साथ बिताए थे। बोधि वृक्ष यानी पीपल वहाँ से बस इतनी ही दूर था कि नदी तट से वहाँ तक 10 मिनट में पहुँचा जा सकता था। बुद्ध के पीछे खड़े 20 भिक्षु भी नंगे पैर थे और ध्यान के साथ धान के खेतों की डिज़ाइन वाले गैरिक चीवर पहने हुए थे। अधिक ध्यान से देखने पर स्वास्ति ने पाया कि बुद्ध का चीवर अन्य भिक्षुओं के चीवरों से 1 हाथ अधिक लंबा था। बुद्ध के साथ ही स्वास्ति की आयु का एक श्रामणेर खड़ा था, जो सीधे उसी की ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने अपने स्नेहपूर्ण हाथ स्वास्ति और रूपक के सिर पर रखे और बताया कि वह राजगृह जाते हुए यहाँ जानबूझकर रुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम भैंसों को नहला लो, इसके बाद हम सब स्वास्ति की झोपड़ी तक साथ साथ ही चलेंगे। वापस आते समय बुद्ध ने स्वास्ति और रूपक का परिचय अपने पुत्र राहुल से कराया, जो अभी तक स्वास्ति की ओर मोहक मुस्कान के साथ देख रहा था। राहुल स्वास्ति से आयु में 3 साल छोटा था, लेकिन दोनों का कद एक बराबर था। श्रामणेर होते हुए भी राहुल के वस्त्र भिक्षुओं के जैसे ही थे। राहुल ने अपना भिक्षा पात्र रूपक को पकड़ा दिया था और स्वास्ति एक रूपक के बीच में दोनों नए मित्रों के कंधों पर प्रेम पूर्वक हाथ रखे हुए चल रहा था। उसने अपने पिता के श्रीमुख से स्वास्ति और उसके परिवारजनों के विषय में इतना कुछ सुन रखा था कि उसे प्रतीत हो रहा था कि वह उनसे पूर्ण परिचित है। दोनों भाई राहुल के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से स्नेह शक्ति हो उठे। स्वास्ति के घर पहुंचने पर बुद्ध ने स्वास्ति को भिक्षु समुदाय से सम्मिलित होने और अपने साथ धर्म साधना करने के लिए आमंत्रित किया। 10 वर्ष पूर्व जब वह बुद्ध से पहली बार मिला था, तो उसने बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर धर्म साधना करने का अनुरोध किया था और बुद्ध उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने पर सहमत हो गए थे। अब स्वास्ति 21 बरस का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आ पहुँचे थे। बुद्ध उसे दिया हुआ अपना वचन भूले नहीं थे। रूपक भैंसों को उनके मालिक राम भूल के घर छोड़ने गया था। बुद्ध स्वास्ति की झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी पीढ़ी पर बैठ गए और अन्य भिक्षु उनके पीछे खड़े हो गए। मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बनी स्वास्ति की झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसके भीतर सभी लोग बैठ नहीं सकते थे। बाला ने स्वास्ति से कहा, भैया तुम बुद्ध के साथ जाओ, आज रूपक आपसे भी अधिक तगड़ा है। जब आपने भैंसों की देखरेख करनी आरंभ की थी और मैं भी अब घर गृहस्थी का काम बखूबी संभाल सकती हूँ। आपने हमारा 10 वर्षों से लालन पालन किया है और अब हम अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में आ गए हैं। वर्षा का पानी जमा करने के लिए रखी पत्थर की कोठरी के पास बैठी भीमा अपनी बड़ी बहन की ओर बिना कुछ बोले देख रही थी। स्वास्ति ने भीमा की ओर देखा। वह प्यारी सी छोटी लड़की थी। जब स्वास्ति बुद्ध से पहली बार मिला था तो बाला की आयु 6 वर्ष की थी, रूपक 3 वर्ष का था और भीमा तो बस बच्ची ही थी। बाला भाई बहन का खान पान बना लेती थी और रूपक मिट्टी से खेला करता था।
उनके पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में ही स्वाति परिवार का मुखिया बन गया था। स्वाति ने भैंसों की देखभाल करने और चराने का काम मिला कर अपने रखा था। स्वाति बहुत परिश्रमी था, इसलिए इतना कमा लेता था जिससे परिवार का पालन कर सके। वह छोटी बहन भीमा के लिए भैंस का दूध भी ले आया करता था। उसकी ओर देखकर शायद स्वाति उसकी भावनाओं को जानना चाहता था कि यह समझते हुए भीमा मुस्कुरा दी। वह एक क्षण के लिए तो हिचकिचाई, यानी स्वाति अपनी बहन की ओर देखकर उसकी भावनाओं को कुछ भांपना चाहता था। और जब स्वाति ने अपनी बहन के मुखमंडल की ओर देखा तो उसकी बहन मुस्कुरा दी। और फिर यहीं से आगे शुरुआत होती है स्वाति की बौद्ध संघ के साथ सम्मिलित होने की। इसके आगे का भाग हम आपको आगे आने वाली वीडियो में वर्णित कर बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।